एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपकी जेब पर, आपकी सैलरी पर असर डाल रही है। क्या आपको पता है कि नई लेबर कोड की वजह से आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि आपका जो पीएफ और ग्रेचुइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने वाला है। अभी तक कुल कॉस्ट टू कंपनी जो होती थी उसका कुछ हिस्सा जो होता था वो बेसिक होता था, और अमूमन प्रैक्टिस यही है कि ज़्यादातर कंपनियां आपके सीटीसी का 20 to 30% बेसिक सैलरी में रखती थी और बाकी जो है आपको अलाउंसेस के तौर पर मिलता था। इस बेसिक सैलरी का ही 12% जो है आपके पीएफ की तरफ कंट्रीब्यूट होता है। इस बेसिक के आधार पर ही आपकी ग्रेचुइटी भी तय होती है। लेकिन जो नया वेज का कोड आया है ये वेज स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन कर रहा है, और इसके मुताबिक अब सीटीसी का 50% जो है वो आपका बेसिक होगा। तो कुछ कैलकुलेशन से हम समझने वाले हैं कि आपकी बेसिक अगर अभी मान लीजिए 30% थी और अब वो बढ़कर 50% हो जाएगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैंने पिक किया है कि एक सैलरी ली है कि आपको मंथली 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। अगर आपका बेसिक 30% है यानी 30,000 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। एम्प्लॉय का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी बेसिक का 12% यानी 3600, और एम्प्लॉयर का भी 3600, तो 7200 जो है मंथली आप पीएफ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो ग्रेचुइटी है ये यूजुअली आपका जो एम्प्लॉयर है आपके बेसिक के आधार पर देता है, और अभी ग्रेचुइटी जो मैं अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में देख रही थी वो 4.81 है, यानी कि 30,000 इंटू 4.81 तो 1,443 रुपए जो है ये मंथली जाएंगे। अब इसमें एक चेंज कर देते हैं, 30% बेसिक की जगह जब 1 लाख की सैलरी वाले की बेसिक 50% ऑफ दी सीटीसी हो जाएगी, यानी कि आप देखिए बेसिक जो है सीटीसी का 50% यानी सीधे सीधे 50,000, 30,000 थी उससे 20,000 की बढ़ोतरी। अब इसी के प्रोपोर्शन में आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। आप 3600 दे रहे थे जब आपकी 30,000 बेसिक थी, जब 50,000 बेसिक हो जाएगी तो आप 6,000 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे पीएफ में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 6,000, 12,000। इसके पहले आप 7,200 दे रहे थे और ग्रेचुइटी भी इस तरह से ज़्यादा। तो डेफिनेटली रिटायरमेंट और ग्रेचुइटी की किटी में अब ज़्यादा पैसा जा रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा पैसा आपकी टेक होम सैलरी पर दबाव डाल रहा होगा। और जब जैसे ही सैलरी कट की बात आती है तो हम फिर बहुत सारे खर्चों में कटौती की सोचने लगते हैं। तो क्या अब इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर दिखेगा? तो हर्ष रूंगटा से हम यही समझने वाले हैं कि आपको कैसे अब संभल कर कदम रखना है अगर आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाती है। हर्ष बताइए, ये एक फियर तो अब होगा ही। अगर मैं ही प्लान कर रही हूँ कि मैं जनवरी से जो है 10,000 रुपये और एडिशनल सिप करूँगी, लेकिन अब मेरी टेक होम सैलरी से क्योंकि मेरे रिटायरमेंट की किटी में अब ज़्यादा पैसा जाएगा वो कम होगा, तो मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, या फिर अभी रहने दीजिए रिटायरमेंट के लिए तो मेरे किटी से ज़्यादा पैसा जा ही रहा है। ऐसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को जो सोच रहे हैं कि अब टेक होम अगर कम होगा तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा पॉज बटन दबाना, क्या कहना चाहेंगे? तो प्रियंका, आपने बहुत अच्छी तरह इलस्ट्रेशन से बताया कि कैसे जो वेजेस की डेफिनेशन है लेबर कोड्स में, जो 4 लेबर कोड्स अभी जो नोटिफाई हो चुके हैं, अभी इसके रूल्स आएंगे, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे इन्हें कॉर्पोरेट्स इनका अपने पैकेज सीटीसी पैकेज में इंक्लूड करेंगे, ये सब थोड़े टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपने बहुत सही बताया कि आज की तारीख में जो वेजेस का डेफिनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी कैलकुलेशन फॉर पीएफ वगैरह के लिए, वो बेसिक प्लस डीए है। अब इसे जो न्यू कोड में डेफिनेशन चेंज करके लगभग 50% ऑफ योर इन हैंड सैलरी का, आपका जो सीटीसी पैकेज है उसका 50% तक का गिना जाएगा। तो अगर आपके जो वेजेस का डेफिनेशन बढ़ाया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, तो जो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी वेजेस पे लिंक्ड हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे आपने अभी अपने इलस्ट्रेशन में बता दिया है। अब पॉइंट ये होता है कि अगर एक कॉर्पोरेट, आपकी ये जो एम्प्लॉयर है, वो अगर आपको एक सीटीसी के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, तो सीटीसी में अभी जो उनका कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन ग्रेचुइटी और पीएफ के लिए बढ़ जाएगा, तो आपकी इन हैंड जो सैलरी आनी थी वो डेफिनेटली आगे जाते हुए हम देखेंगे कि कम होगी। अब ये कितनी इम्पैक्ट आना है, कैसे आपके एम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करते हैं, आई थिंक ये ग्रेजुअली एक हर एक एम्प्लॉय को पता चल जाएगा। अब आपके पॉइंट पे आते हैं जो आपने कहा कि अगर मेरी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है तो क्या मुझे अपने सेविंग्स रेट को चेंज करना चाहिए। तो देखिए प्रियंका, दो पॉइंट है। अगर आप एकदम हैंड टू माउथ पे, अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इंडिविजुअल है जिनके महीने के खर्चे और उनकी जो इन हैंड सैलरी थी वो एकदम नेक टू नेक चल रहे थे, तो कोई भी चेंज अगर आपका डाउनवर्ड चेंज आता है तो डेफिनेटली उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। कि पहले ही आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे थे,
अब उसमें से अगर 5% भी गिरा है ना, आपके इन हैंड सैलरी कम होती है, तो डेफिनेटली आप पे असर आने वाला है। ऐसे कोई इन्वेस्टर्स हैं जिनके इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होगा कि एक एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुटी बढ़ रही है, तो मुझे उतना कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो बात सही नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट आपको उसका फायदा नहीं दिखेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इवेंचुअली पीएफ ग्रेचुटी या सुपर एन्युएशन की कोई भी बेनिफिट्स आपको रिटायरमेंट में मिलते हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं। इन वेरिएबल जितने भी आप इन्वेस्टर से बात कर लें, जितने हम इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से, जितना उन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस आता है उतना बाय इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आपने खुद से अपना कॉर्पस और नहीं बनाया है, तो पोस्ट रिटायरमेंट आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो कॉस्ट होंगे वो निकलने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो कहने की क्या बात है कि हाँ, एक बार के लिए आपको ऐसे लग सकता है कि भाई इन हैंड सैलरी कम आ रही है, अब मैं जो बचत बढ़ाने वाली थी वो नहीं बढ़ाती हूँ। आई थिंक एक स्टैंडर्ड या ब्लैंकेट डिसीजन ना लें, वेट करें कि एक्चुअल क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इन हैंड सैलरी पे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपके खर्च निकालने मुश्किल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना होगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि मुझे लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं सेव नहीं करूं, तो शायद आपको रीथिंक करना होगा। क्योंकि लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के जो लिविंग एक्सपेंसेस अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरफ से फैसला लेंगे। पर हाँ, इसका इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट आ सकता है। एक इसमें सिल्वर लाइनिंग यही है हर्ष, मुझे लगता है आप अग्री करेंगे कि मेरा रिटायरमेंट किटी जो है वो अब ज़्यादा बड़ा बनेगा। जब मैं रिटायर करूँगी, तमाम सैलरीड लोग वो उनका जो पीएफ और ग्रेचुइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन जो उनकी कंपनी ग्रेचुइटी की तरफ करेगी वो बड़ा हो जाएगा। तो रिटायरमेंट और ग्रेचुइटी का पैसा बड़ा मिलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। जी हाँ प्रियंका, डेफिनेटली अगर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ज्यादा आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। पॉइंट ये है कि इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप रिलैक्स हो जाएं और बोले कि मैं खुद सेव नहीं करूं। तो आई थिंक ओके। दैट पॉइंट बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो मुझे अपने आप से उतना सेविंग्स नहीं करूंगा तो चलेगा। ध्यान रखिए कि जो आपका पीएफ में पैसा जा रहा है, जो आपका ग्रेचुटी में कंट्रीब्यूशन मान लीजिए या आपका एंटाइटलमेंट बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन से इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है जितना कि आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से बढ़ा सकते हैं। तो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। दूसरी बात यह है कि पीएफ अगर आप रिटायरमेंट तक विड्रॉ ना करें, तब आपको रियल सेंस में फायदा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफन हम देखते हैं कि ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं अपने पीएफ में रिटायरमेंट के पहले डिप इन करके उसमें पैसे निकाल भी लेते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यस, आपका ही पैसा यहाँ नहीं आपके हाथ में आके थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप से कुछ ना करें। अपने आप से आपको इन्वेस्टमेंट उसी तरह करनी है, ये सोचते हुए कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाला है। जो एडिशनली आपको पीएफ या ग्रेचुटी आएगी, वो एक एडिशनल अमाउंट है, वो आपका बेस अमाउंट या मेन कोर पोर्टफोलियो नहीं माना जाएगा। ओके, सो आप कह रहे हैं कि इस बात को ये सोचकर कि अब रिटायरमेंट के लिए जो है ज़्यादा हम बचा रहे हैं अपनी सैलरी के ज़रिए, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। एज अ सेपरेट फाइनेंशियल गोल उसकी तरफ आपको अपना कंट्रीब्यूशन, अपने इन्वेस्टमेंट जारी रखने हैं।